हेलो दोस्तों, क्राइम कहानी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मन्या सुरवे और अमीरजादा ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को जान से मार दिया। दाऊद साबिर की मौत के बाद बहुत दुखी था। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। कुछ ही दिनों में दाऊद ने यह पता लगवा लिया कि साबिर के मर्डर के पीछे अमीरजादा और मन्या सुरवे का हाथ है। उसने सोच लिया कि उसे इन दोनों को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना है। वैसे तो दाऊद इन दोनों को खत्म करने के लिए बेताब था, लेकिन दाऊद हमेशा हर काम को सोच समझकर और प्लानिंग करने के बाद ही करता था। इस बार भी उसने प्लान करके ही इस काम को करने की सोची। वैसे देखा जाए तो मन्या सुरवे और दाऊद की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मन्या सुरवे ने अमीरजादा का साथ दिया था, इसलिए उसका मरना अब तय था। मन्या सुरवे एक बॉडी बिल्डर और एक पढ़ा लिखा आदमी था। मन्या के खुद के भाई ने ही झूठे केस में जेल भिजवाकर उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया था। अब तक दाऊद स्मगलिंग करके काफी पैसा कमा चुका था। पुलिस वालों को पैसा देकर पुलिस डिपार्टमेंट में उसका अच्छा रसूख हो गया था। पुलिस को दाऊद से कुछ खास परेशानी नहीं थी। पठान गैंग के मुकाबले दाऊद अभी छोटा सरदर्द था और पुलिस की नज़र में वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पुलिस दाऊद के जरिए पठान गैंग को काबू में रखना चाहती थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दाऊद और पुलिस में उस वक्त बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दाऊद को पता चला कि मन्या सुरवे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके कॉलेज जाने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड का कॉलेज वडाला में था। दाऊद ने यह खबर मुंबई पुलिस में अपने लोगों को दे दी। उसने शर्त ये रखी कि मन्या सुरवे को पुलिस जिंदा गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि जान से मार देगी। पुलिस ने भी अच्छे से अपनी फील्डिंग लगा ली थी और जब सुरवे वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर गोलियां चला दी। मन्या को कई गोलियां लगी और वो घायल हो गया। मन्या भी पुलिस और दाऊद की सांठ गांठ का ये खेल जानता था। जब मन्या सुरवे को पुलिस अस्पताल ले जा रही थी, तब जख्मी हालत में भी मन्या सुरवे पुलिस और दाऊद को गालियां दे रहा था। कहते हैं कि पुलिस भी जानबूझकर मन्या को तब तक अस्पताल लेकर नहीं पहुंची जब तक उसकी सांसें चल रही थी। इस एनकाउंटर में मन्या सुरवे की मौत हो गई। अब दाऊद के निशाने पर था अमीरजादा। समस्या ये थी कि अमीरजादा अंडरग्राउंड हो गया था और दाऊद सोच रहा था कि उसे कैसे ढूंढा जाए। लेकिन दाऊद की किस्मत अच्छी थी कि एक दिन अचानक पुलिस को अमीरजादा मिल गया और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। हुआ ये कि उन दिनों बॉलीवुड में शक्ति फिल्म रिलीज हुई थी जो सुपरहिट हो चुकी थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुशीर रियाज। शक्ति फिल्म से मुशीर रियाज ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। ये बात अंडरवर्ल्ड को भी पता थी। एक दिन बीच रास्ते से ही मुशीर रियाज को पठान गैंग के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुशीर से एक मोटी फिरौती मांगी और पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। ये बात मीडिया में भी खूब उछाली गई और पुलिस के ऊपर मुशीर के किडनैपर्स को पकड़ने के लिए बहुत दबाव बनना शुरू हो गया। मुशीर जब वापस आए तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनके बयान के अनुसार पुलिस ने पठान गैंग को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में पुलिस ने उनके एक छिपने के अड्डे का पता लगा लिया और उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए गुंडों में अमीरजादा भी शामिल था। अमीरजादा अब पुलिस की हिरासत में था और बात दाऊद को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जेल में वो अमीरजादा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दाऊद के लिए अमीरजादा का गिरफ्तार होना कोई मायने नहीं रखता था। वो तो उसको अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। दाऊद जानता था कि मन्या तो सिर्फ एक प्यादा था। उसके भाई की मौत के पीछे का असली कारण सिर्फ और सिर्फ अमीरजादा है। दाऊद गैंग में एक बड़ा राजन नाम का आदमी था। ये वही बड़ा राजन था जो छोटा राजन का गुरु था। उसने अमीरजादा को खत्म करने की जिम्मेदारी ली। बड़ा राजन ने अब इस काम को करने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने प्लान बनाया कि अमीरजादा को कोर्ट में ही मारेंगे, क्योंकि तब उसकी सुरक्षा के लिए
पठान गैंग से वहाँ कोई नहीं होगा। इस काम के लिए उसने डेविड परदेसी नाम के एक छोटे अपराधी को चुना। उस जमाने में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोर्ट के अंदर भी किसी का मर्डर किया जा सकता है, वो भी पठान गैंग जैसे खतरनाक गैंग के नंबर 2 का मर्डर। 6 सितंबर 1983 को परदेसी को सिटी कोर्ट में ले जाया गया। परदेसी को पता था कि वो क्या करने जा रहा है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी था। वो टेंशन में था कि अंदर क्या होगा, अपने काम को वो कैसे अंजाम देगा, अभी उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने एक लूज शर्ट पहनी थी और उसके अंदर अपना रिवॉल्वर छुपाया हुआ था। वो घबराते हुए अदालत के अंदर घुस गया। अदालत के अंदर लोगों की बहुत भीड़ थी। तभी जज साहब ने अपना हथौड़ा चलाया और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। इसके बाद अमीरजादा को तलब करने का हुक्म मिला और परदेसी ने कमीज के अंदर छुपा रखे रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया। परदेसी के आगे एक दिक्कत थी, वो ये कि उसके और अमीरजादा के बीच बहुत से लोग थे। सामने पुलिस वाले थे, जिस वजह से उसे अमीरजादा के ऊपर साफ निशाना लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी। और ऊपर से उसे दाऊद की साफ हिदायत थी कि गोली सीधे अमीरजादा को ही लगनी चाहिए। अमीरजादा को मारने के बाद परदेसी को अदालत की खिड़की से नीचे कूदना था, जहां एक जीप के साथ बड़ा राजन और उसका ड्राइवर बलराम उसका इंतजार कर रहे थे। परदेसी के दिमाग में इस वक्त खलबली मची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। तभी सामने वाला पुलिस वाला थोड़ा सा अपनी जगह से हिला और अचानक से परदेसी ने अमीरजादा के माथे पर निशाना साधा और गोली दाग दी। अदालत के कमरे में एक हल्का सा धमाका हुआ और अमीरजादा अपने घेरे के बीचों बीच गिर पड़ा। अदालत में सब तरफ भगदड़ मच गई, लोग हर तरफ भागने लगे। वहीं नीचे जीप में उसका इंतजार कर रहे लोग ये सोचकर वहां से चले गए कि परदेसी इतनी देर होने के बाद भी नहीं आया तो पक्का वो मारा ही गया होगा, क्योंकि वो जानते थे कि वहां से जिंदा निकलना नामुमकिन था। लेकिन परदेसी समझदार निकला। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उसने कोई बहादुरी नहीं दिखाई और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां सब इंस्पेक्टर बागवान के कहने पर वो अमीरजादा के मर्डर में दाऊद के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। दाऊद इस गद्दारी से बहुत नाराज था और उसने इसके लिए परदेसी को जान से मारने की ठान ली। लेकिन उस काम में अभी वक्त था। अभी तो दाऊद ने अपने भाई के कातिल को उसके अंजाम पर पहुंचाया था और उसे इस बात की बेहद खुशी थी। इस घटना के बाद से दाऊद अब और भी खूंखार हो गया था। उसकी दहशत अब बड़े गैंगस्टर्स भी मानने लगे थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड की आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।